गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष एसएससी का जो सामान्य अध्ययन है, इसी का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है ज्योग्राफी। इसी की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दो प्रकार की पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है। एक पुस्तक है जो पूरी तरीके से इंग्लिश में है और एक पुस्तक है जो पूरी तरीके से हिंदी में है। यहाँ पर जो प्रश्न हैं, यहाँ पर देखा जाए प्रीवियस ईयर के प्रश्न शामिल किए गए हैं। साथ में यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न हैं जो प्रैक्टिस के रूप में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर प्रश्नों का जो कलेक्शन है यह चैप्टर वाइज क्रम में किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपनी पुस्तक को प्रेफर करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज की जो क्लास है यह मुख्य रूप से देखा जाए तो भूगोल सेक्शन पर आधारित है। और यहाँ पर जो प्रश्न है ये प्रश्न बाइलिंगुअल प्रोसेस से दिए गए हैं और बाइलिंगुअल प्रोसेस में इसका डिस्कशन भी किया जाएगा। यहाँ पर जो आज का सबसे पहला सेगमेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत, वह आपका क्या है, सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल और उसके ग्रह। इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। आइए अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है काफी बेहतर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न खूब पूछा जाता है इन सब टॉपिकों से। पहला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। और यह प्रश्न कब का है? एसएससी सीजीएल ये 2023 का है, जो 14 जुलाई को हुआ था। फर्स्ट पाली का प्रश्न है। विकल्प क्या क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया हैरोल्ड जेफरी हैं, फिर है एडविन हबल हैं, फिर है फ्रेड होयल हैं और पियर लैप्लास हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर होगा यह आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेड होली हैं। क्या है? फ्रेड होली हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो भूगोलवेत्ता और हैं जिनका समर्थन यहां पर मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है। एक तो हो गए फ्रेड होली है, एक का नाम है हरमन बॉडी। क्या नाम है? हरमन बॉडी, हरमन बॉडी। और एक का नाम है थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड। तो कह सकते हैं जो यूनिवर्स की उत्पत्ति है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की व्याख्या करने का दो मैकेनिज्म भूगोलवेत्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक जो है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी और एक थियरी है जिसको कहते हैं स्टडी स्टेट का सिद्धांत। इसी को कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। और यहां पर प्रमुख रूप से जो भूगोलवेत्ता हैं जो इसके समर्थक हैं ये हैं हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल हैं। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, Which scientist revised the nebular hypothesis, अर्थात नेबुलर हाइपोथेसिस की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दी गई है? कब? 1798 में। यहां पर जो विकल्प लिखा गया है, विकल्प को बहुत ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है न्यूलिन चैम्बरलिन है, फिर है एडविन हब्बल है, फिर है पियर लैप्लास है और है हैरोल्ड जेफरी। तो यहां पर लैप्लास महोदय ने, किसने? लैप्लास महोदय ने ही नेबुलर हाइपोथेसिस की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। जबकि कांट महोदय का अगर देखें तो इन्होंने गैसीय वायव्य थ्योरी का प्रतिपादन किया है। किसका? गैसीय वायव्य थ्योरी का प्रतिपादन किया है। कभी काल प्रश्न पूछा जाता है। और नेबुलर हाइपोथेसिस का किसने किया है? पियरे ने किया है। और इसी प्रकार एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है चैम्बरलिन। क्या नाम है? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने प्लांटेसिमल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन, ये जो चैम्बरलिन है, चैम्बरलिन ने किसका दिया था? ग्रहाणु परिकल्पना। तो क्या कहते हैं? ग्रहाणु परिकल्पना अर्थात प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। क्या दिया है? प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया है? चैम्बरलिन ने दिया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो कांट महोदय ने दिया है, क्या दिया है? वायव्य गैस की थ्योरी दिया है। तो यहां पर गैसीय वायव्य की थ्योरी किसने दिया है? कांट महोदय ने, कांट ने दिया। किसने दिया है? कांट ने। गैसीय
वायव्य का सिद्धांत किसने दिया है? कांट ने दिया है। ठीक है, ज्यादा समय हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बस केवल टू द पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपकी जो संकल्पना है कॉन्सेप्ट को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है काफी बेहतर प्रश्न है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। क्या लिखा गया है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द ड्वार्फ प्लेनेट, अर्थात दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। क्या क्या विकल्प में है? प्लूटो है, मरकरी है, नेपच्यून है और मार्स है। तो आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा कि सूर्य के 8 ग्रह हैं, अतीत में 9 थे, लेकिन प्लूटो को उस संकल्पना से बाहर कर लिया गया है, अर्थात वर्तमान में प्लूटो जो है यह ग्रह के दायरे में नहीं है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लूटो। क्या हो जाएगा? प्लूटो। अगर आप अन्य इस प्रकार के ग्रह के बारे में देखें तो यहां पर कई ग्रह आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, कोई दिक्कत की बात यहां पर है नहीं। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, अर्थात निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह भी प्रश्न कब का है? तो यह एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तब 5-4 मई को वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था। विकल्प क्या लिखा गया है? जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है और यूरेनस है। तो यहां पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। 2 ऐसे सूर्य के ग्रह हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। एक का नाम तो आप देख रहे हैं शुक्र है और दूसरे का नाम है बुध है। क्या है? बुध। अन्य जितने कह सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह हैं, सबके पास कोई न कोई एक सब प्लेनेट इस्तेमाल है, मतलब वहां पर कोई न कोई उनके पास उपग्रह उपस्थित है। चलिए आते हैं यहां पर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न हमारा लिखा गया है, ध्यान से देखें क्या लिखा गया है यहां पर। विच एमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा ही कहा जाता है। विकल्प क्या लिखा गया है? बृहस्पति है, नेपच्यून है, वीनस है और अर्थ है। तो आपको यहां पर कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। वो ये है कि 2 ऐसा तारा है जिसको हम भोर का तारा कहते हैं। होता क्या है, सन सपोज दैट यहां पर है, यहां पर सन है और यहां पर है पृथ्वी। सन और पृथ्वी के मध्य में 2 छोटे छोटे अन्य ग्रह भी विद्यमान हैं जो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी अर्थात सूर्य के चारों तरफ। तो इस मूव के दौरान यहां पर जो ये बुध है, क्या है? बुध है अर्थात मरकरी, और यहां पर जो शुक्र है अर्थात वीनस। ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान यह पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरेंगे तो पृथ्वी से देखने पर यह एक तारा जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? भोर का तारा, अर्थात सुबह और शाम दोनों टाइम देखा जाता है। ऐसा नहीं केवल सुबह में, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर ये देखे जाते हैं। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र और बुध दोनों को हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के रूप में जानते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन आर नोन एज। यहां पर लिखा है जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं। विकल्प है मीटियोर्स हैं, स्टार हैं, मेटेराइट्स हैं और कमेट्स हैं। तो आप इन सबको बहुत ध्यान से देखें जिससे आपका प्रश्न बेहतर तरीके से बन जाए। आंसर जो होगा वो तो पहले हम स्पष्ट कर देते हैं। आंसर होगा यहां पर कमेट्स अर्थात धूमकेतु। आते हैं अपने इमेज की तरफ। इमेज काफी बेहतर है, इसको आपको समझना है। देखो यहां पर जो कॉमेट्स है वो कहां पर है, पहले उसको आप देख लीजिए। कॉमेट्स देखो यहां पर है, यह हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। कॉमेट्स जो होते हैं या धूमकेतु जो होते हैं
ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते, अर्थात ये सोलर सिस्टम से बाहर का एक मटेरियल होता है। यहां पर होता क्या है, हिम और चट्टान के पार्टिकल होते हैं। जब यह सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है दूर से, तो सन के प्रकाश से, हीट से इसमें से कुछ कह सकते हैं बर्फ जो है पिघलती है। तो जब बर्फ पिघलती है तो वहां से एक गैस निकलती है जिसको हम लोग पुच्छल तारा के नाम पे भी जानते हैं। किस नाम से? पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। तो कमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का पार्ट है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो एस्ट्रॉयड होता है, क्या होता है? एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड का तात्पर्य होता है यहां पर एक तरह से यह भी एक कह सकते हैं खगोलीय पिंड है जो सूर्य की चारों तरफ से परिक्रमा करता है। सूर्य की क्या करता है? चारों तरफ से परिक्रमा करता है। ये होता है एस्ट्रॉयड। लेकिन यही एस्ट्रॉयड जब अपने मार्ग से भटक जाए, क्या हो जाए? अपने मार्ग से भटक जाए, तो उसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं। ये जो है, ये है उल्का पिंड। ये क्या है? उल्का पिंड है, अर्थात कह सकते हैं उल्का रूपी एक ग्रह है, प्लेनेट है। तो यहां पर जब यह अपने मार्ग से भटक जाता है पथ से, तो भटके हुए इसको एस्ट्रॉयड को जो नाम देते हैं वो हो जाता है मीटियोर्ड। मीटियोर्ड का तात्पर्य है कि जो अपने पथ से, जो सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था, उस पथ से भटक गया किसी के प्रभाव में, चाहे बृहस्पति के प्रभाव में, चाहे मंगल के प्रभाव में, जिसके भी प्रभाव में वो भटकता है, तो वहां पर क्या होता है? वह क्या कहलाएगा? मीटियोराइड कहलाता है। और यही मीटियोराइड जो भटक गया है पथ से, तो किसी ना किसी प्लेनेट की तरफ जाएगा। जब प्लेनेट पे जाके गिर जाएगा, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, तो उसी को कहते हैं मेटोराइट। क्या कहते हैं? मेटोराइट। वह उस प्लेनेट पे आके गिर जाता है। और जब यही भटका हुआ जो उल्का पिंड था, जब यह वायुमंडल में चलता है तो घर्षण बल का सामना करता है, और घर्षण बल के सामना करने के कारण यह जलने लगता है। तो जलता हुआ जो उल्का पिंड है वायुमंडल में, उसी का नाम क्या है? तो मीटियोर है। क्या है? मीटियोर है। तो इन चारों बातों को आप स्पष्ट पूर्वक ध्यान रखिएगा, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? विकल्प क्या लिखा गया है? मार्स है, नेपच्यून है, सैटर्न है, शनि है और यूरेनस है। इन्हीं को आप यहां पर देखें और आपको इमेज से स्पष्ट हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो प्लेनेट सन से जितना दूर होगा उसको एनर्जी उतनी कम मिलेगी, तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, तो यहां पर सबसे लास्ट में जो है ये है नेपच्यून। नेपच्यून को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग वरुण। ये क्या है? ये वरुण है। यहां पे लिख दीजिए, ये है वरुण। वरुण सबसे दूर है, नेपच्यून सबसे दूर है। तो जब सबसे दूर है तो सबसे कम एनर्जी मिलेगी, सबसे कम एनर्जी मिलेगी तो सबसे कोल्डेस्ट होगा। क्या होगा? सबसे कोल्डेस्ट होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूरेनस। शेष आप देख सकते हैं जो सबसे पास होगा इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, अर्थात बुध है। बुध सबसे करीब है, जिसको मरकरी कहते हैं। उसके पश्चात शुक्र है, उसके पश्चात आप देखेंगे तो पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, और लास्ट में जो मिलता है उसी का नाम क्या है? प्लूटो है। जो प्लूटो है उसको हम क्या कहते हैं? यह एक क्षुद्र ग्रह है। कैसा है? अर्थात ग्रह के दायरे से इसको बाहर कर दिया गया है। वामन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वामन ग्रह। ठीक ना? ड्वार्फ प्लेनेट होता है। चलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर है ये तो हम पहले ही टिक कर देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा डी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें। यहां पर लिखा गया द कुइपर बेल्ट इज रिंग ऑफ आइस रॉक्स डस्ट बॉडीज जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ। अर्थात कुइपर जो बेल्ट होती है कि कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है। तो किसके बाहर बात कर रहा है? सैटर्न, वीनस, जुपिटर, नेपच्यून। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी अभी डिस्कस किया है, ये प्रीवियस स्लाइड पे आइए। यहां पर जब सोलर सिस्टम का एरिया समाप्त होता है, सोलर सिस्टम का जब एरिया समाप्त होता है तो यहीं पर आपको इस प्रकार से जो गैस के आप पुंज देख रहे हैं वो नजर आते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कुइपर बेल्ट। क्या कहते हैं? कुइपर बेल्ट।
तो कुइपर बेल्ट जो होता है सोलर सिस्टम के बाहर का पार्ट होता है, अर्थात नेपच्यून के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? नेपच्यून के बाद आएगा। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेपच्यून, अर्थात यह किसके बाद आएगा? तो वरुण के बाद आएगा। नेपच्यून का तात्पर्य क्या होता है? वरुण, वरुण के बाद आता है। दैट्स इट। आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला जो यहां पर क्वेश्चन है आप देखिए लिखा क्या गया है, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थात सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यहां पर आप विकल्प को देखें, लिखा गया है क्या? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ऑप्शन है नेपच्यून है, फिर लिखा है अर्थ है, फिर लिखा है यूरेनस है, फिर है जुपिटर है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं, इमेज से ही देख लीजिए, यहां पर कोई विशेष दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। फिर भी अगर आप क्रम से देखें सबसे बड़ा जो है, तो वैसे अगर हम चाहे तो पिछले स्लाइड को आपको ओपन करके दिखा सकते हैं, उसी स्लाइड में आप आ जाइए पुनः, ये वाली। इस स्लाइड में आप देखिए सबसे जो बड़ा आपको प्लेनेट नजर आ रहा है सोलर सिस्टम का, इसका क्या नाम है? इसका नाम है, आप देखिएगा, बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। उसके पश्चात कौन मिलता है? उसके पश्चात मिलता है आपको शनि। आप यहां पे क्रम से लिख सकते हैं, आ जाते हैं अपने पृष्ठ पर। उसके बाद मिल जाता है ये वरुण है, अरुण है, फिर इधर आते हैं पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। ऐसे इनका क्रम है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ हमको चलना है। यहां पर अपने आंसर पे ही उसको लिख देते हैं। यहां पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहां पर जुपिटर, अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं बृहस्पति है। फिर यहां पर कौन दिखाई पड़ रहा है? शनि है। फिर यहां पर कौन दिखाई पड़ रहा है? तो यहां पर वरुण होगा, फिर अरुण होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर शुक्र होगा, फिर मंगल होगा, फिर बुध होगा। तो क्रम से आप इनको चाहे तो याद कर लें, चाहे तो लिख लें, कोई यहां पर बहुत समस्या आने वाली नहीं है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, which among the following planets rotates in a direction opposite to that of the others, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है और वीनस है। तो आपको स्पष्टता होगी। पुनः अगर हम बात कहें तो अपने उसी इमेज पर चलते हैं, या यहीं पर बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ लीजिएगा। यहां पर सन है और यहां से आप क्रम से चलेंगे तो यहां पर बुध मिलता है, फिर यहां पर शुक्र मिलता है, फिर यहां पर पृथ्वी है, फिर यहां पर मंगल है, फिर यहां पर बृहस्पति मिलता है, शनि मिलता है, अरुण मिलता है और वरुण मिलता है। ये इस प्रकार से अरेंजमेंट है। 8 जो प्लेनेट हैं सन के, सभी के सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, अर्थात परिक्रमा करते हैं। तो वो जो परिक्रमा होती है प्रत्येक प्लेनेट के द्वारा, ये सब ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही चलते हैं। कैसे चलते हैं? इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्लेनेट अपने ऑर्बिट पर सन को जो रिवॉल्व करते हैं वह एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही चलते हैं। लेकिन यहां पर डिफरेंस जो है वो समझना है कि प्रत्येक प्लेनेट का एक एक्सिस होता है। क्या होता है? एक एक्सिस होता है, और हर प्लेनेट अपने एक्सिस के सापेक्ष भी क्या करता है? ऐसे घूमता रहता है। क्या करता है? ऐसे घूमता है। जैसे है, अब ये तो बॉल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे जब ये रोटेट करता है, ऐसे घूमता है, तो इसका तात्पर्य है ये जब घूमेगा तो एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है। तो यहां पर जितने भी हैं जो एक्सिस के सापेक्ष घूम रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए सबका जो मूव है ये एंटी क्लॉक है। कैसा है? सब एंटी क्लॉक घूमते हैं, एंटी क्लॉक ऐसे सब घूमेंगे एंटी क्लॉक। लेकिन यहां पर 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम शुक्र है। शुक्र जो है एक क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता? क्लॉकवाइज। अपने एक्सिस पर शुक्र जो है यह क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि सन की परिक्रमा एंटी क्लॉक ही करता है। और इधर से आते हैं, इधर से सेकंड और उधर से सेकंड, अर्थात इधर अरुण हो जाता है और इधर होता है शुक्र। ये भी अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो यहां पर प्रश्न लिखा गया है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट, अर्थात डे, चंद्रमा लगभग दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। यहां पर प्रश्न है और आंसर इसका जो होगा ये हो जाएगा 27 दिन। कितने दिन में? 27 दिन में जो है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कंप्लीट करता है।
तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कंप्लीट करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी एक राउंड घूम जाता है। अर्थात चंद्रमा का जो है रोटेशनल पीरियड और चंद्रमा का जो है रिवोल्यूशन पीरियड दोनों एक ही होता है। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों एक ही समान होता है, घूर्णन और परिक्रमण एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसका तात्पर्य कि अगर यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूमने में जितना टाइम लगाएगा उतने ही टाइम में यह चंद्रमा पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा लगा लेता है। दोनों इसका सेम होता है। जबकि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगाता है और फिर एक्सिस पर एक बार घूमने में कितना लगाता है, लगभग 24 घंटे लगाता है। चंद्रमा चाहे अपने एक्सिस पर घूमे चाहे पृथ्वी के चारों तरफ घूमे, दोनों कंडीशन में एक बराबर समय लगाता है। ठीक बात है। आते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। और अगला जो यहां पर प्रश्न लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड। यहां पर देखिए शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण अवधि सबसे कम होती है। यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है, मरकरी है, बृहस्पति है, मंगल है और शुक्र है। तो आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझना है। यहां पर जो लिखा गया आप समझिए, क्या लिखा है, रोटेशन। क्या लिखा है, रोटेशन। दो होता है, एक होता है रोटेशन होता है और एक का नाम होता है रिवोल्यूशन। क्या होता है, रिवोल्यूशन। तो आप इस आधार पर अपने प्रश्न का क्या करिए, जवाब दीजिए। यहां ध्यान रखिए, जैसे मान लेते हैं ये सन है, तो सन के चारों तरफ जो कोई प्लेनेट घूमता है, ऐसे ऐसे जब घूमता है तो इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, चारों तरफ परिक्रमा करना। लेकिन यहीं पर अगर कोई प्लेनेट है जो अपने एक्सिस पर ही घूमता है तो उसको कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। तो रोटेशन अर्थात कौन सा ऐसा ग्रह है जो कम समय में अपना एक चक्कर कर लेता है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे कम, जबकि सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन सबसे कम समय में अपने एक्सिस पर एक घूर्णन कर लेता है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। और अगर ज्यादा टाइम की बात करें तो शुक्र होता है। शुक्र ज्यादा टाइम लगा देता है, लगभग अगर देखा जाए 245 दिन लगा देता है अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। और अगला जो प्रश्न है यहां पर लिखा क्या गया है कि माइनल रोट एज एसे ऑन द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न व्हिच अमंग द फॉलोइंग मून्स इज इट। अर्थात मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है। वैसे शनि के पास बहुत से चंद्रमा है और उसी चंद्रमा में एक चंद्रमा है जिसका नाम है टाइटन। और उसी टाइटन की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो मीनल महोदय के द्वारा लिखी गई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यहां पर प्रश्न लिखा गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थात हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यहां पर है वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल, मरकरी, बुध, अर्थ, पृथ्वी। तो सबसे छोटा कौन है, तो यहां पर बुध है। बुध सबसे छोटा है साइज में, आप इसको याद रखें। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। जब आप पृथ्वी के सरफेस से कोर की तरफ ऐसे मूव करते हैं तो यहां पर ये जो रेडियस आपको मिलता है अंदर का, ये मिलता है 6371 किलोमीटर। कितना मिलता है, 6371 किलोमीटर। जो कोर होता है, कोर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो कितना होता है, 6371 किलोमीटर। और यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और इसी का अगर जस्ट डबल कर दें तो हो जाता है क्या, डायमीटर, अर्थात व्यास। क्या होता है, व्यास। तो व्यास इसका जस्ट डबल हो जाएगा, रेडियस 6371 किलोमीटर है यहां पर। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। अर्थात निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। यहां पर जो विकल्प लिखा गया है इन विकल्पों को आप पढ़ें। लिखा गया है कैसियोपिया, फिर लिखा है लियो मेजर, फिर लिखा है अर्सा मेजर, फिर लिखा है ओरियन। तो यहां पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर यहां पर जो होगा ये तो हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला, अर्थात ओरियन है। लेकिन कॉन्स्टेलेशन का तात्पर्य यह होता है कि तारामंडल है। क्या है, तारामंडल है।
और इस प्रकार से अगर देखा जाए कितने तारामंडल हमारे ब्रह्मांड में हैं, तो लगभग 88 हैं। कितने हैं? 88। इस प्रकार से राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 18 राशियां हैं। लेकिन सभी की सभी राशियों का प्रभाव हमारे अर्थ से नहीं है। हमारे अर्थ पर जिन राशियों का प्रभाव देखने को मिलता है, उन राशियों की संख्या मात्र कितनी है? 12 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं, जिस आधार पर पृथ्वी पर किसी मुहूर्त का या जो कुछ आप शुभ अशुभ की बात करते हैं, वो सब इन 12 राशियों के द्वारा निर्धारित होता है। साथ में अगर देखा जाए प्रत्येक राशि में, क्या प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। क्या होते हैं? नक्षत्र होते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। और इस प्रकार से आप टोटल नक्षत्र की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 नक्षत्र होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है और इसी आधार पर देखा जाता है कि चंद्रमा की जो 27 कलाएं हैं, अर्थात चंद्रमा की शादी इन 27 कन्याओं से की गई थी। तो खैर वो सब बातें अलग की हैं। यहां पर आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरियन। और ध्यान रखिएगा, चूंकि यह एक राशियां हैं और कितनी राशियां टोटल हैं? 88 हैं, जिसमें से 12 राशियां जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, और जिसमें कितने नक्षत्र होते हैं? तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अगला जो यहां पर प्रश्न है, ये लिखा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स, अर्थात निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? क्या उसे बिग क्रंच कहते हैं? नहीं, बिग क्रंच का तात्पर्य होता है कि समाप्त हो जाना, ब्रह्मांड का समाप्त हो जाना। फिर लिखा है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में ही सभी प्रकार का हम खगोलिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर है कॉस्मॉस, कॉस्मोस ही इसका एक अल्टरनेट नाम है। किसका? यूनिवर्स का। यूनिवर्स का ही जो अल्टरनेट नाम है, ये क्या है? कॉस्मॉस है। सुपरनोवा का तात्पर्य होता है कि एक जो हमारा स्टार है, या स्टार जब विस्फोट करता है अपनी अंतिम अवस्था में, उसी को हम कहते हैं सुपरनोवा का स्टेज। चलिए अगला यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें। क्या लिखा गया है? ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स मिनट्स, अर्थात अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं? यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है? लिखा गया है 80 से 82, 85 से 87, 90 से 93, 83 से 86। तो यहां पर जो उचित आंसर होगा, ये हो जाएगा 90 से लेकर के 93 मिनट लगता है। किसको? यहां पर स्पष्ट रखिएगा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी बात हो रही है। ठीक, और यह इस प्रकार से 24 आवर में पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। पृथ्वी की कितनी परिक्रमा करता है 24 घंटे में? तो 16 परिक्रमा यह कर लेता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी हमारे सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं, जिसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जितने टाइम में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है, वह सैटेलाइट भी उतने ही घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, अर्थात पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं। वह कहां पर होते हैं? वह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। लेकिन यह जो स्पेस स्टेशन है, यह लो ऑर्बिट में है। कहां पर है? लो अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा गया है इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थात मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? यहां पर विकल्प लिखा गया है 16 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन और 1 दिन, अर्थात यहां पर लिखा 1 दिन और 18 घंटे। तो 1 दिन 18 घंटे में पूरा करता है, या 8 घंटे में, या 16 घंटे में, या 1 दिन में। आप स्पष्ट रखिएगा, जितना टाइम पृथ्वी लगाता है अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में, उतने ही टाइम लगभग लगाता है मंगल ग्रह अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में। तो दोनों का टाइम फ्रेम एक है, इसलिए यहां पर आंसर होता है 1 दिन। क्या होता है? 1 दिन। चलिए अगला यहां पर जो प्रश्न है, ये भी काफी बेहतर है। लिखा गया है इन विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट डज द सैटेलाइट सर्किल अर्थ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, अर्थात निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? विकल्प है सन ऑर्बिट, फिर है लो ऑर्बिट, फिर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर है नो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हम लोग जो अभी अभी आईएसए की बात किए थे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन था हमारा, वह आपका कहां था? लो अर्थ ऑर्बिट में था, जो 90 से 92 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता था।
इसी प्रकार कुछ ऐसे भी हमारे सैटेलाइट होते हैं जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थिर होते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं वो कहां पर रखे जाते हैं, किस ऑर्बिट में रखे जाते हैं? उस ऑर्बिट का नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अर्थात भू स्थिर कक्षा, जो लगभग पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और यह इक्वेटर के सापेक्ष मतलब इक्वेटर के ऊपर होता है। कहां होता है? इक्वेटर के ऊपर होता है। अर्थात यहां पर अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये जो इक्वेटर है, इसी इक्वेटर के सापेक्ष क्या करता है? पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है। इक्वेटर के सापेक्ष पृथ्वी की चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। तो जितने टाइम में पृथ्वी घूमती है उतने टाइम में यह जो सैटेलाइट है ये भी एक चक्कर लगाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर जो अगला प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और यकीन करें कि जो यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं यह आगामी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न की गंभीरता को ध्यानपूर्वक समझें और याद करें कि जिससे आगामी परीक्षा के प्रश्न आपसे गलत ना हो और इसी के आधार पर अन्य संभावित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। सूर्य ग्रहण के कई टाइप होते हैं, कई उसके पार्ट होते हैं। उसी का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एनुलर, एक होता है जिसको कहते हैं पार्शियल, अर्थात पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, एनुलर सूर्य ग्रहण होता है, पेनम्ब्रल। पेनम्ब्रल जो है यह सूर्य ग्रहण का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पेनम्ब्रल जो है यह चंद्र ग्रहण का पार्ट है। किसका है? चंद्र ग्रहण के दौरान की जो स्थिति होती है वह होती है पेनम्ब्रल, जबकि वलयाकार, पार्शियल और टोटल ये जो स्थितियां हैं यह सूर्य ग्रहण की हैं। किसकी हैं? सूर्य ग्रहण की हैं। तो यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी, हमको ऐसा विश्वास है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या यहां पर पूछा गया है। अगला प्रश्न यहां पर जो लिखा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट, फिर यहां पर लाइट है, मिनट्स, अर्थात सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना प्रकाश मिनट है। इसका तात्पर्य है कि जो प्रकाश है, प्रकाश की एक गति होती है। प्रकाश अपनी गति से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगाता है उसको लिखते हैं उतना प्रकाश मिनट। तो यहां पर सन से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो वक्त लगता है टोटल 8 मिनट लगता है। वैसे 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। इसलिए आंसर तो हो जाएगा 8 मिनट, लेकिन टोटल ध्यान रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का यहां पर टाइम लगता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझें। लिखा क्या गया है? द एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और यहां पर लिखा क्या गया है? जुपिटर एंड सैटर्न, फिर लिखा है मार्स एंड जुपिटर, फिर लिखा है सैटर्न एंड यूरेनस, फिर लिखा है यहां पर मरकरी एंड वीनस। तो स्पष्टता पूर्वक आप ध्यान रखिएगा यह किसके किसके मध्य में है? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में है। यह जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है कहां पर है? मंगल और पृथ्वी के, अरे मंगल और बृहस्पति के। क्योंकि इधर से चलेंगे तो सबसे पहले आपको जो मिलता है इसका नाम क्या है? यहां पर ये है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर यहां पर मंगल और ये है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में ये जो आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं ये क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसलिए आंसर यहां पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य में ये पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है और यहां पर लिखा क्या गया है, ध्यान से पढ़ें। इन अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड विथ द न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज 4 मून्स। यहां पर लिखा गया है 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। तो यहां पर जो है वो है गैलीलियो महोदय हैं। कौन है? गैलीलियो महोदय हैं। जबकि अन्य विकल्प आप देख सकते हैं साइमन मरियन है, टाइको ब्राहे हैं और जो हांस केपलर हैं। आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गैलीलियो। जबकि केपलर महोदय जो हैं इन्होंने दिया था कि
जिसको हम कहते हैं उपग्रहों की गति के बारे में दिया है कि किस प्रकार से ग्रह जो है या परिक्रमा करते हैं किसी भी अपने मून और अपने मेन खगोलीय पिंड अर्थात किसी स्टार का। तो वहां पर ये बातें सब स्पष्ट करते हैं कौन? केपलर महोदय। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और यह इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है। यहां पर आप ध्यान से देखें क्या लिखा गया है। Who was the first to accurately describe the ring of Saturn as a disk around the planet in 1655? अर्थात 1655 में शनि के बलियों का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किस व्यक्ति ने व्यक्त किया था, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो यहां पर स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, अच्छा पहले विकल्प क्या लिखा गया है? हिकेदी युकागा हैं, फिर गैलीलियो गैलीली हैं, फिर क्रिस्टियान ह्यूजेंस हैं, और फिर है जियोवन्नी कैसनी। तो यहां पर जो आंसर दिया गया है एक क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा यहां पर बताया गया है कि शनि के बलय जो हैं यह ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में भ्रमण करते हैं, इसी के बारे में व्याख्या की गई है। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो प्रश्न था, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित था, आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं और उसकी चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।